कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ दूसरा संघवाद के भाग दूसरे में आपका स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो ये है कि भारत में जो संघवाद है यह जो संघीय शासन व्यवस्था है इसको चलाने में, लागू करने में आजादी से लेकर के आज तक हमारे सामने क्या क्या समस्या आई है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और हम लोगों ने किस प्रकार से उसका समाधान किया है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने उभर करके आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ के राजनीतिक नेताओं के उच्च चरित्र ने इस देश के अंदर जो संघवाद की भावना है सबको साथ लेकर चलना, और विविधता में एकता, इन तीन पहलुओं पर हम लोगों ने, हमारे संविधान ने और संविधान निर्माण के बाद यहाँ के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं और जो आम आदमी है, जो दबाव समूह है, सबने इस बात का ध्यान रखा है कि हम लोग इन तीनों के तीनों जो मूल मंत्र हैं किसी भी संघीय शासन व्यवस्था के, संघवाद की भावना, सबको साथ लेकर चलना और विविधता में एकता, इसको हम एक साथ लेकर के चलें ताकि ये देश एक मजबूती की ओर आगे बढ़े। और सर्वप्रथम हमारे यहाँ क्या समस्या आई कि 1947 में हमारी आजादी की जीवन यात्रा शुरू हुई। इस देश की लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत 1947 में हुई और सर्वप्रथम जो समस्या आई हमारे सामने वो आई भाषाई राज्य बनाने की। कई राज्य भाषा के आधार पर अपने गठन की मांग करने लगे। देश के बड़े राजनीतिक नेताओं को ये चिंता हुई कहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि भाषा के आधार पर इस देश के अंदर विभाजन आ जाए, लोग भाषा के आधार पर अपने समूह बना ले और वो लोग फिर राष्ट्रीय एकता के जो मूल मंत्र के अंदर भागीदार न बने। हम लोगों ने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। आप लोग 1947 का हमारा राजनीतिक मानचित्र देखिए और 2022 का राजनीतिक मानचित्र देखिए। कई राज्यों के नाम बदले जा चुके हैं, कई राज्यों का हमने पुनर्गठन किया। भाषाओं के आधार पर हम लोगों ने कई राज्य बनाए। 1950 के दशक में हमारी संसद ने, हमारे नेताओं ने कई राज्यों की राजनीतिक सीमाओं में बदलाव किया। भाषा के आधार पर हम लोगों ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाया, हम लोगों ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, भाषाई प्रधानता वाले जो राज्य थे, एक भाषा समूह जिस भाषा को बोलता था उनकी एक विशिष्ट राजनीतिक सीमा में बांध करके कई राज्यों का हमने गठन किया। उससे उस राज्य के निवासियों को ये लगा कि हम इस राज्य के निवासी होने के साथ साथ हम इस अखंड राष्ट्र के भी एक नागरिक हैं। इससे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा प्रबल हुई। नेताओं को चिंता थी कहीं ऐसा नहीं हो कि भाषाई राज्य बन गए तो भाषा के लोग देश के जो एकता है उसके बीच में कहीं बाधक बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों के अंदर देश के प्रति और ज्यादा राष्ट्र प्रेम की भावना जागी। आप लोगों को मालूम होगा जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा ये जो क्षेत्र है माउंट आबू का, ये गुजरात राज्य में आता था। फिर भाषाई आधार पर जब गुजराती भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ तो हम लोग एक अलग राज्य में आ गए। ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं इस देश के अंदर जो भाषा के आधार पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्य थे जिनकी राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हमने भाषा के आधार पर किया। भाषा के साथ साथ हम लोगों ने संस्कृति, वहां का भूगोल,
और वहां के लोगों की जो विशिष्ट जनजातीय पहचान है या जातीय पहचान है, विशिष्ट जातीय पहचान के आधार पर भी हम लोगों ने कई राज्य बनाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों का निर्माण हमने इस आधार पर किया है कि एथनिसिटी जो भी है, जातीय विशेषताएं जो लोगों की, वो हम लोग चलाते रहे। उत्तराखंड राज्य है, अभी हमने इसको 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से अलग किया है क्योंकि इन पहाड़ी लोगों की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। वहाँ की संस्कृति एक अलग संस्कृति है जो उनको उत्तर प्रदेश से अलग करती थी। जैसे ही हम लोगों ने उनको अलग पहचान दी, उन लोगों के अंदर अपनी अलग पहचान की भावना आई, तो राष्ट्रीय एकता के अंदर बाधक न बन करके ये और सहायक बने। इसको हम लोग कहते हैं विविधता में एकता। हमारे नेताओं को जो चिंता थी कि भैया कई देश अलग अलग भाषा के अनुसार टुकड़े में बढ़ नहीं जाए, परिणाम इसका विपरीत हुआ है कि हम लोग भाषाई आधार पर और ज्यादा एकजुट हुए और देश के अंदर बहुत सारी जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हो गई। अगली जो बात आती है वो है भाषा नीति। आप लोगों ने कई बार पढ़ा है हमारे देश की राष्ट्रभाषा राजभाषा के बारे में। जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान निर्माताओं के सामने ये समस्या आई तो उन लोगों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश की जो भाषा के आधार पर विविधता थी उसको मान्यता देना बहुत आवश्यक था। केवल 40% भारतीय लोग उनकी मातृभाषा हिंदी थी। 60% जो लोग थे वो अलग अलग भाषा समूह से आते थे। तो गुजराती थे, पंजाबी थे, मराठी थे, कन्नड़ थे, मलयालम बोलने वाले थे, तेलुगु बोलने वाले थे और विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संथाली, मागधी, कई प्रकार के भाषा भाषी इस देश के अंदर थे। अगर हम उन सब के ऊपर हिंदी भाषा थोप देते तो उनके मन में ये विचार आता कि ये देश हमारा उतना भला नहीं कर पा रहा है जितना भला करना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका का उदाहरण है कि उन लोगों ने 80% बोलने वाली जो भाषा थी सिंगली, वो लोगों के ऊपर थोप दी। तो वहां तमिल लोगों ने एक अलग तमिलम बना करके श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। हमारे संविधान निर्माता और तत्पश्चात हमारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे समझदार लोग थे जिन्होंने देश की समस्त भाषाओं को मान्यता दी। आपको मालूम होगा 22 भाषाएं हमारे संविधान के अंदर अनुसूचित दर्ज है, जिसमें से एक हिंदी है और 21 अन्य भाषा। हालांकि इस देश के अंदर अंग्रेजी बोलने वाले केवल 0.02% लोग हैं, लेकिन जब राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई अंग्रेजी को तो हिंदी भाषी लोग ज्यादा थे, इसके आसपास कोई नहीं है। तमिलनाडु राज्य में विशेष करके इस हिंदी का उस समय एक थोड़ा विरोध का स्वरूप वहां पैदा हुआ। हमारे नेताओं ने समझदारी से काम किया और अंग्रेजी को और हिंदी को दोनों को समान दर्जा दिया। दोनों जो भाषा है वो आज भी सरकारी काम में समान रूप से काम में आ रही है। 1965 भारत संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि 1965 के बाद हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा बना देंगे। राजभाषा तो ही संपूर्ण काम में हम हिंदी का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन देश की भाषा विविधताओं को देखते हुए तत्कालीन नेताओं ने निर्णय किया कि जो स्थिति है उसको अभी चलने दीजिए। आप लोग गुजरात में रहे हो, आप गुजराती के अंदर काम कर सकते हैं, आप अपनी परीक्षाएं गुजराती में दे सकते हैं, आप लोग पंजाबी में दे सकते हैं। जो भी भाषा इस देश की उस भाषा के अंदर आप अपना प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। उस भाषा के अंदर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, पंचायत के अंदर, जो भी आपकी भाषा है जिसको आप बोलते हो, मातृभाषा है जो आपकी, इसके ऊपर हमने कोई भाषा थोपी नहीं है। इसलिए समस्त भाषा समूह इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानते हैं और हम लोग राजभाषा के रूप में भी हिंदी को उस प्रकार से आज भी सम्मान दे रहे हैं जो सम्मान की भाषा हकदार है। लेकिन हिंदी को थोपना हम लोगों ने उचित नहीं समझा। यही है हमारी विविधता में एक। आगे जो बात आ रही है वो आ रही है
केंद्र राज्य संबंध जो सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी संघ राज्य के अंदर, संघवाद के अंदर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत एक राज्यों का संघ है, इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं और उनसे मिलकर के हमारा देश एक संघ बना है, राज्यों का संघ। संघ शासन की व्यवस्था के अनुरूप देश आजाद हुआ, हमारी सरकार का गठन हुआ तो हमने 2 स्तर की सरकारों का गठन किया था। एक सरकार थी केंद्र सरकार या जिसको हम लोग केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी थी हमारी राज्य सरकार जो विभिन्न राज्यों में बनी। इन दोनों सरकारों के बीच में क्या संबंध रहा, हम लोग इस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। देश की आजादी के 40-45 साल तक एक ऐसी स्थिति थी हमारे देश के अंदर कि एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व था। केंद्र के अंदर जिस पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी की सरकारें बहुत सारे राज्यों के अंदर भी थी, इसलिए वहां कोई समस्या ज्यादा आई नहीं। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही केंद्र के अंदर मान लीजिए एक्स पार्टी की सरकार आ गई और कई राज्यों में वाई जेड एक्स पार्टियों की सरकार रही, तो इन केंद्र सरकार ने कई बार संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए भी ऐसी धाराओं का प्रयोग कर दिया जिसको हम अनुच्छेद 356 कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। 100 से अधिक बार इस देश में लग चुका है और कई राज्य सरकारों को उनके समय से पहले ही भंग कर दिया है। ये स्थिति आई 1990 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया और संविधान में भी कुछ संशोधन हुए जिसके तहत अब केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई फैसला नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उसको दोनों सदनों का बहुमत चाहिए और बहुत कम समय के अंदर 60 दिन के अंदर अंदर वो प्रस्ताव उनको पास करवाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ऐसे राष्ट्रीय शासन को गलत ठहराया है और वो सरकारें पुनः बहाल हुई। इसलिए 1990 का जब दशक आया देश के अंदर तो गठबंधन सरकारों का दौर आया। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। 1990 के दशक में कई राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां बनी। पहले तो राष्ट्रदल ही थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गया, फिर जनता दल जैसी 1-2 पार्टी और थी। 1990 के दशक के अंदर कई राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों की पार्टियां बनी, जैसे शिवसेना बनी, जनता दल यूनाइटेड बना, राष्ट्रीय जनता दल बना, बहुजन समाजवादी पार्टी, कई पार्टियां राष्ट्रीय परिदृश्य में आई। अब जब 543 सीटों के लिए लोकसभा के अंदर चुनाव हुए तो एक पार्टी को 150 सीटें मिली, दूसरी पार्टी को 30 मिली, तीसरी पार्टी को 40 मिली, और पार्टी को 50 मिली, किसी पार्टी को 20 मिली, किसी पार्टी को 21 मिली। ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ और सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 272 सीटें चाहिए। किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली तो कई पार्टियां एकत्रित हुई, 16 पार्टियां, 20 पार्टियां, 21 पार्टियां, एक सीट वाली पार्टियां, वो इकट्ठे होकर के केंद्र में सरकार बनाई। 272 चाहिए। देवेगौड़ा साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो लोग सरकार में प्रधानमंत्री बने, अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो इनके जो समर्थन था वो कई क्षेत्रीय पार्टियों का इनको समर्थन था। इनकी खुद की सीटें 150, 180, 190 के आसपास थी। जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके पास 182, 188 इस प्रकार की सीटें थी। बाकी बहुत सारी पार्टियां उनके साथ हो गई। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां थी इनकी राज्यों में सरकारें थी और केंद्र के अंदर जो बड़ा गठबंधन हो गया, 2 गठबंधन थे देश के अंदर, आज भी हैं, मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। एक गठबंधन है जिसको हम एनडीए कहते हैं और दूसरा गठबंधन है जिसको हम यूपीए कहते हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके अंदर बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी और से कुछ सहयोगी दल हैं। शिवसेना का एक जड़ा है, अकाली दल था, जनता दल यूनाइटेड था,
और कुछ पार्टियां थी जो धीरे धीरे कम ज्यादा होती रहती है। दूसरा जो धड़ा है वो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसका जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी कई पार्टियां इसको समर्थन कर रही है। कभी कभार देश के अंदर एक और तीसरे मोर्चे की बात आती है, थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। जो दल इन दोनों में नहीं है उन्होंने एक अलग तीसरा मोर्चा भी बना दिया। एक कुछ समय पहले 90 के दशक में एक और अलग मोर्चा था, वाम मोर्चा। लेफ्टिस्ट पार्टियां जो भी थी, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, जो खास करके बंगाल के अंदर, बिहार के कुछ हिस्से में थी, उनका भी एक अलग वहां पर गठबंधन चलता था। तो ये गठबंधन का दौर आ गया। क्या हुआ कि मान लीजिए केंद्र के अंदर ए पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया, ज्यादा सीटें थी, ठीक है, और बी पार्टी की सरकार राज्य में, उसका केंद्र को भी समर्थन है, तो इनके संबंध अच्छे हुए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, और राज्य सरकारों को और ज्यादा स्वायत्ता मिली, और ज्यादा अधिकार मिले, क्योंकि वो केंद्र को समर्थन कर रहे थे। अगर वहां समर्थन बंद कर दे तो सरकार गिर जाती है। तो वो राज्य सरकारें केंद्र पर ज्यादा दबाव डालती थी और अपने लिए ज्यादा अधिकार मांगती थी। हमको ज्यादा पैसे दो, ज्यादा सुविधा दो, हमारे लोगों को और ज्यादा रियायतें दो। इससे वो राज्य की जनता भी सुखी हुई। ये एक प्रकार से देश के सौभाग्य का भी कारण है। अगली बात आती है भारत की भाषाई विविधता। इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दी गई है। हमारे पास इस समय में लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े। आपकी पुस्तक के अंदर पेज नंबर 22 के ऊपर भारत की अनुसूचित जो 22 भाषाएं हैं, जिनका नाम संविधान में है, जिन भाषाओं का 8वीं अनुसूची के अंदर उनके नाम भी दिए गए हैं, जिसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। देश की जनगणना 2011 के अंदर जब हुई, एक जनगणना का अधिकारी प्रगणक आपके घर पे आता है और पूछता है कि आप लोग कौन सी मातृभाषा बोलते हो और कौन कौन सी भाषाएं जानते हो। पूरी जानकारी वो लेता है आपसे। जब देश के वो आंकड़े आए सामने तो मालूम पड़ा कि हमारे अंदर कुल 1300 भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। कितनी भाषाएं? 1300। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर 1300 मातृभाषाएं बोलने वाली जाति पाई जाती है। ये हमारी विविधता है और यही देश को एकता देती है, मजबूती देती है। जितनी विविधता ज्यादा है उतनी ज्यादा एकता है। जब इन भाषाओं को हम कंबाइन करते हैं कि भैया जैसे राजस्थानी है या हमारी मारवाड़ी है तो उसको संविधान के अंदर मान्यता नहीं है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो हमने उसको हिंदी में मान लिया। इस प्रकार से अगर हम एक गठजोड़ भी तैयार करते हैं तो भी ये कुल मिलाकर के 131 भाषाएं मिलती हैं। 131 भाषा समूह के लोग इस देश में रहते हैं। वो मैंने जो जैसा आपको पहले बताया कि 40% लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, 0.02% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इनमें से कई लोगों ने, हर तीसरे व्यक्ति ने बताया कि वो अंग्रेजी समझता है, जानता है, लेकिन हम लोगों ने 40% लोगों की जो भाषा थी वो पूरे के पूरे 70% लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं की। ये बात आपको यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए। एक इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा साहब, उन्होंने कुछ बातें बताई है इसके संबंध में कि रामचंद्र गुहा एक जाने माने इतिहासविद है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से हम लोगों ने मानी। ये एक प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से हम लोगों ने 1 नवंबर 1956 के अंदर अंगीकार की थी। महात्मा गांधी ने
कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को जो विभिन्न प्रांतों से आते थे उनसे ये वादा किया था कि जैसे ही हमारा देश आजाद होगा हम लोग आपकी भाषाई विविधताओं को सम्मान देंगे। इसी आधार पर भाषा के आधार पर देश के अंदर हमने पहला राज्य बनाया आंध्र प्रदेश। इसका हम लोगों ने पुनर्गठन किया। ऐसे ही भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्य हम लोगों ने बनाए हैं जो अस्तित्व में। आप लोग गुजरात जाइए तो आपको गुजराती बोलने वाले लोग मिलेंगे, गुजराती का सम्मान करते हैं। आप लोग पंजाब जाइए वहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। आप लोग उड़ीसा जाइए वहाँ उड़िया बोलने वाले लोग मिलेंगे। आप लोग असम जाइए वहाँ असमी बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। भोजपुरी वाले आपको उत्तर प्रदेश में बिहार में मिलेंगे। इस प्रकार से विविध भाषाएं समूह को हम लोगों ने मिला करके एक किया है। इसके बाद हमारी धार्मिक आस्था, कई धार्मिक आस्थाओं के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, छोटे से छोटी माइनॉरिटी पारसियों की। और देश के विकास में सबसे ज्यादा भागीदारी सिख लोग भारतीय सेना के अंदर देश की आजादी आंदोलन में हर जगह उनका योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो हम सब लोगों ने मिलकर के इस भारतीय वटवृक्ष को क्या किया है, बहुत मजबूत किया है। हम समझ जड़े हैं उसकी और उस पेड़ को सींच रहे हैं। अब बात आती है अंतिम, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। इधर ध्यान दीजिए भैया। जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट किया है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का हस्तांतरण। एक पिता होता है परिवार में, वो पिता अपने कुछ अधिकार अपने पुत्रों को दे देता है। जैसे पुत्र बड़ा हुआ 18 साल 19 साल 20 साल का, उसको कहता है कि भैया घर के 2-4 मामले हैं तू देखेगा, किराने का सामान तू लाएगा, लाइट का बिल तू चुकाएगा, पानी का बिल तू भरेगा, गैस सिलेंडर का हिसाब तू रखेगा। ऐसे 2-4 अधिकार उसको दे दिए। उससे छोटा बेटा होता है, 2-4 काम उसको दे देते हैं, होशियार है भाई बैंक का काम तू देखेगा मेरे। तो इस प्रकार से उस सत्ता का हम लोग क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं। हमारा जब देश का संविधान बना तो कल आप लोगों को मैंने बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके अंदर हमने अधिकारों का बंटवारा कर दिया। आजादी के बाद, संविधान निर्माण के बाद जो सबसे बड़ा हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया वो किया 1992 के अंदर। महात्मा गांधी का सपना था स्थानीय स्वशासन, हर व्यक्ति को शासन में भागीदारी दी जाए। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम स्थान पर, वो भी सत्ता के अंदर भागीदार करे। तो हमने पंचायती राज व्यवस्था लागू की, संविधान में संशोधन करके। पंचायती राज के अंदर पहले अलग नियम थे, वर्तमान में हर 5 साल बाद चुनाव करवाने अनिवार्य कर दिए गए। अनुसूचित जाति और जनजाति के समूह के साथ साथ पिछड़े वर्ग के समूहों को भी इसमें आरक्षण दे दिया गया है। महिलाओं को 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है जो इन पंचायती चुनावों को देखता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पूछी जा सकती है। स्थानीय शासन के संबंध में हमने 1992 के अंदर संविधान में संशोधन करके प्रत्येक राज्य को एक राज्य निर्वाचन आयोग गठन करने का आदेश दिया है। ये राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनावों को देखता है। ये चुनाव हर 5 साल बाद हो, ये सुनिश्चित करता है। समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, उनको हमने कुछ सीटों पर आरक्षण दे दिया है। महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दे दिया है। प्रत्येक राज्य अपने बजट का एक हिस्सा स्थानीय स्वशासन, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगरीय पंचायत, नगर पालिका